बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात नीदरलैंड्स पहुंच गए, जहां पर उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। इंडियन डायस्पोरा में एक्साइटमेंट देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कई सारे समझौते संभव हैं। तो आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स पहुंच चुके हैं और ऐसे में कई बड़े समझौते आर्थिक रणनीति को लेकर हो सकते हैं। तो 6 दिवसीय 5 देशों के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं। बीते दिन यूएई से जब वो रवाना हुए उसके बाद में वो नीदरलैंड्स पहुंचते हैं। यूएई में भी भव्य स्वागत किया गया, कई सारे इन्वेस्टमेंट्स एमओयूज साइन किए गए और उसके बाद में नीदरलैंड्स में भी यही सब कुछ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार को यूएई से नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के निमंत्रण पर पीएम मोदी नीदरलैंड्स की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी नीदरलैंड्स में 17 मई तक रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का शनिवार की रात को वेलकम रिसेप्शन होगा, जबकि दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात और लंच का कार्यक्रम तय है। रात 10:30 बजे से नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। इसमें रक्षा, सुरक्षा, नवाचार, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और पानी से जुड़ी रणनीतिक साझेदारी जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। उनका ये विदेश दौरा 15 मई से शुरू हुआ था, जो 20 मई तक चलेगा। यानी प्रधानमंत्री 6 दिनों में 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे और मध्य पूर्व संकट से उपजे हालात के बीच पीएम मोदी का ये विदेश दौरा काफी अहम माना जा रहा है। खबर आपको बताते हैं यूपी के सहारनपुर से, जहां पर एक मोस्ट वांटेड आरोपी का एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया है। दरअसल एनकाउंटर तब किया गया जब ये आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। इसने पुलिस के ऊपर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इसे ढेर किया। तो आपको बता दें कि इस शख्स के ऊपर आरोप था कि इसकी तरफ से एक शख्स की हत्या की गई है और ऐसे में पुलिस की तरफ से देर रात एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। और पुलिस अब इस आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। आपको सुनवाते हैं। इसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस व एक आला कतल चाकू भी बरामद हुआ है। आशु के द्वारा 8/9 की रात्रि में ग्राम ईसापुर के केएस डिग्री कॉलेज में ग्राम ईसापुर के ही आदित्य पुत्र नीटू गार्ड की हत्या कर दी गई थी। उक्त आशु थाना गंगो के मुकदमा प्राप्त संख्या 230/26 में वांछित चल रहा था। मध्यपुर में जो भी कुछ संकट की घड़ी चल रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करी है। और ऐसे में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका में तो 3 से 4 गुना जो तेल के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा भारत में नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में इतना ज्यादा जो असर है वो पड़ने नहीं दिया उनके द्वारा। और क्या कुछ कहा गया तो सुनवाते हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, अमेरिका यूरान का। तेल की आवागमन बाधित है, ईंधन की आपूर्ति बाधित है। दुनिया के सभी देशों में, अमेरिका में 4 गुना डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, 4 गुना। अगर उसकी कीमत पहले $100 रही होगी तो अब $400 है। यूरोप के देशों की हालत खराब है। पाकिस्तान जैसे तैसे टाइम काट रहा है। अरब के देश स्वयं परेशान है, अंधकार में रहने के लिए मजबूर हैं। दुनिया के तमाम देशों में अव्यवस्था का सा वातावरण है। याद करिए, फरवरी से लेकर के 12 फरवरी से लेकर के लगातार ये सब चल रहा है।
लेकिन अब तक जनता पर बोझ न आने पाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए पूरा प्रबंध किया। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से लामबंदी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर शहाबुद्दीन रजवी का बयान सामने आया है। मुसलमानों के हमदर्द नहीं है अखिलेश यादव, ये कहा गया है शहाबुद्दीन रजवी के द्वारा। तो आपको बता दें उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मुस्लिम समुदाय दूसरा विकल्प तलाशे। यूपी चुनाव को लेकर बरेलवी का अखिलेश यादव पर निशाना सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवा देते हैं। मैंने अपनी कौम से ये अपील की है कि मुस्लिम कौम 1990 से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट देती रही। अखिलेश यादव ने जब से समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, उस वक्त से समाजवादी पार्टी का चेहरा, मोहरा, नजरिया सब बदल चुका है। उससे पहले मुलायम सिंह होते थे तो मुलायम सिंह तक गनीमत था। मुलायम सिंह जरूर मुसलमानों के हमदर्द थे, मगर अखिलेश यादव मुसलमानों के हमदर्द बिल्ख्वाह नहीं है। अब कब तक मुसलमान अपने कंधे पर समाजवादी पार्टी का जनाजा लेकर के घूमता रहेगा? इसलिए मैंने अपनी कौम से अपील की है कि हमारे उलमा, दानिश्वर, मुफक्किर, डॉक्टर, प्रोफेसर लोग बैठें, गौर फिक्र करें, विचार विमर्श करने के बाद समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और विकल्प को तलाश करें। कौन सा विकल्प मजबूत हो सकता है, उस विकल्प पर एनालिसिस करें, गौर फिक्र करें, फिर आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ, दमखम के साथ उस विकल्प को मजबूती प्रदान दें, वोट दे करके, और उसको ताकतवर करें। अब समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, चूंकि अखिलेश यादव हमेशा मुस्लिम मसाइल पर बोलने से बचते रहे हैं। ज्ञान बाबरी मस्जिद काशी पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, मथुरा के शाही मस्जिद पर कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम मसाइल हैं, उस पर वो मुंह चुराते रहे, खामोश तमाशाई बने रहे। इसलिए अब मैं मुसलमानों से कहूंगा कि मुसलमानों को अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, कोई विकल्प तलाश करें। और चलिए अब बात टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की कर लेते हैं, जिससे जुड़ी हुई बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमित शाह के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी करी थी उसके खिलाफ में मामला दर्ज हो गया है। तो आपको बता दें ये विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी और धमकी दी गई थी गृहमंत्री अमित शाह को। ये उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और ऐसे में अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस बयान को देने के बाद में, यानी कि जब टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के द्वारा ये बयान दिया गया था, उसके बाद से चुनावी सरगर्मियां भी बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही थी और अलग अलग जो बयान थे वो भी देखे गए थे। तो विधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम थाने में अब ये मामला दर्ज कर दिया गया है और अब आगे की जांच पुलिस की तरफ से इस बयान को लेकर की जाएगी। पश्चिम बंगाल से खबर आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी, जहां पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पथराव और बवाल की खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि लाउडस्पीकर के नियमों को लेकर ये बवाल होता हुआ नजर आया है। नियमों पर जागरूकता अभियान के दौरान ये बवाल बढ़ गया। वहीं फिलहाल हालात को काबू करने के लिए केंद्रीय बलों का लाठीचार्ज देखा गया। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान भी शुरू की गई और साथ ही साथ इलाके में एडिशनल फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जल्द एक्शन का आश्वासन भी दिया जा रहा है। तो हालात को काबू करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को हल्का लाठीचार्ज यहां पर करना पड़ा। फिलहाल मौके पर शांति कायम है, लेकिन पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेजेस में खंगाल रही है ताकि आरोपियों के खिलाफ में एक्शन लिया जा सके। आपको ये भी बता दें कि ये बवाल पथराव राज्य सरकार के नए ऑर्डर को लेकर हुआ है, जिसमें तेज लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ में पूजा मेहता हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। पूजा, किस तरीके से ये पूरा बवाल आगे बढ़ता हुआ गया और ये जो नया नियम आया है इसमें क्या क्या नए ऑर्डर्स दिए गए?
देखिए, हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट के बाद ही बीजेपी की नई सरकार ने कई ऐसे आदेश जारी किए थे, जिसमें से एक आदेश था कि कोई भी किसी भी समुदाय का ही क्यों ना हो, ना ही तो सड़क को रोककर कोई पूजा पाठ होगा और ना ही जोर से जो है लाउडस्पीकर बजेंगे। ये साफ कर दिया गया था जो नए ऑर्डर इशू किए गए थे कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन लाउडस्पीकर जो है, जो परमिसिबल लिमिट है, जितने डेसिबल होना चाहिए उतना ही होगा और जो परिसर है, परिसर के अंदर ही होगा। इसके बाद ही जो है लोगों का गुस्सा फूटता है। कल हमने देखा देर रात को आसनसोल नॉर्थ थाना के अंतर्गत जहांगीर मुल्ला जो पुलिस चौकी है, वहां पर हमला होता है। लोगों का आक्रोश था कि आखिरकार क्यों उनको कहा जा रहा है कि लाउडस्पीकर जोर से नहीं बजा सकते, क्योंकि सरकारी ऑर्डर के बाद पुलिस जो है इस ऑर्डर को लागू करने के लिए सड़क पर थी और तभी जो है यहाँ पर पत्थरबाजी की जाती है। इस थाने के अंदर जो पुलिस चौकी है वहाँ पे तोड़फोड़ भी की जाती है, चीजों को जो है नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ही पुलिस जो है हड़कंप पर आती है और उन्होंने टीयर गैस की जो है शेल्स फायर की, उसके बाद लाठीचार्ज किया। जो पोस्टपोल वायलेंस के लिए यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टुकड़ियाँ तैनात हैं, उन्हें भी वहाँ पर जो है तैनात किया गया और सिचुएशन को जो है बिल्कुल सामान्य किया गया देर रात को। बिल्कुल पूजा, बहुत शॉकिंग इंसिडेंट है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप बने रहिएगा पूजा हमारे साथ। लेकिन इस सब के बीच में डीएसपी का पश्चिम बंगाल की इस घटना को लेकर, आसनसोल में हुए इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। अभी सब सिचुएशन कंट्रोल में है, सब पुलिस के कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी सीसीटीवी फुटेज में पाया जाता है सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूजा, फिलहाल डीएसपी का भी बयान सामने आ गया है, पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रही है, लेकिन अभी भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब तक कितने आरोपी पकड़े जा चुके हैं और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? एक बार फिर से रुक करेंगे, पूजा को एक बार फिर से कॉल मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सब के बीच में आप देखिए तस्वीरें जो सामने आई है उसमें नजर आ रहा है कि कैसे बवाल यहाँ पर छेड़ा गया, एक के बाद एक पत्थर बरसाए गए हैं। और ऐसे में लाउड स्पीकर को तेज ना बजा जाए, नया नियम आया है और इसी के बाद में ये बवाल होता हुआ नजर आया है। पथराव यहाँ पर किया गया है और अब एडिशनल यहाँ पर फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। तो हालात हालांकि अभी कहा जा रहा है शांतिपूर्ण बने हुए हैं और शांति कायम रखने के लिए ही जो अतिरिक्त बल है उनको तैनात किया गया। लेकिन बड़ी बात ये कि अभी भी ये जो आरोपी आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में, वो फरार चल रहे हैं। पूजा, फिलहाल कितने आरोपियों की कुल मिलाकर गिरफ्तारी हुई है और कितने आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है? कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, पुलिस का कहना है चूंकि ये पूरा वाकया देर रात को हुआ है और उसके बाद परिस्थिति को सामान्य करने में काफी वक्त लग गया, लिहाजा फिलहाल जो है जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनकी शनाख्ती हो गई है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कुछ ही घंटों में जो है गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग वहाँ पर, जो उपद्रवी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी शनाख्ती ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी थे वहाँ पर, तो उसमें भी जो है कई लोगों के चेहरे कैद हुए हैं और इसीलिए पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल पूजा, और ऐसे में ये गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे की जांच की जाएगी तो पता चल पाएगा कि किस तरीके से इस पूरे बवाल को क्या साजिशन किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे रुक करेंगे अब नीट पेपर लीक मामले की तरफ, जिसमें एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का दावा है कि मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट किया गया है। तो सीबीआई पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और इसको लेकर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है। कैसे पूरा मास्टरमाइंड प्लान तैयार किया गया था, क्या कुछ जानकारी है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 8वीं गिरफ्तारी जो महाराष्ट्र के लातूर से हुई है वो सबसे अहम है। इस आरोपी का नाम पीवी कुलकर्णी है। ये केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, कई सालों तक नीट पेपर तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा भी रहा है। इस पर आरोप है कि मनीषा वाघमरे के जरिए इसी ने नीट यूजी परीक्षा 2026 का पेपर लीक किया, यानी लीकेज का मेन सोर्स यही था। यहाँ से कैसे लीक हुआ पेपर, इसको समझिए। एनटीए से कैसे बाहर गया नीट का पेपर। सीबीआई ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। पीवी कुलकर्णी पेपर लीक की पहली कड़ी।
पीवी कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा था। कुलकर्णी ने पेपर लीक का प्लान बनाया। मनीषा वाघमरे की मदद से कुलकर्णी ने कुछ छात्रों को इकट्ठा किया। कुलकर्णी ने पुणे के अपने घर पर कुछ छात्रों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। इस क्लास में कुलकर्णी ने सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब छात्रों को डिक्टेट किए। छात्र उन सवालों को अपनी कॉपी में लिखते गए। वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा में आ गए। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 आरोपी राजस्थान से पकड़े गए हैं, जिनमें सबसे खास बेवाल परिवार की भूमिका है। इस परिवार ने पेपर लीक को एक पारिवारिक बिजनेस की तरह चलाया है। पिछले साल मांगीलाल के परिवार के 5 सदस्यों, बेटा विकास, सगी बहन प्रगति और 3 चचेरी बहनें गुंजन, सानिया और पलक ने एक साथ नीट परीक्षा पास की और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया। और इस साल भी परिवार के एक सदस्य को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए इसने हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव से पेपर खरीदे थे। इन तीनों लोगों ने गुरुग्राम के यश से ये पेपर खरीदा था, क्योंकि इनके परिवार का जो ऋषि बिवाल है वो इस बार नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। हालांकि ऋषि बिवाल 12th का जब उसने एग्जाम दिया तो बाय ग्रेस पास हुआ है, लेकिन परिवार की मंशा थी कि ऋषि बिवाल को नीट की एग्जाम करवाए। इसके लिए पेपर खरीदा गया था ताकि अच्छे एमबीबीएस इंस्टीट्यूट से वो पढ़ाई कर सके। तो वहीं ये परिवार इसलिए भी मुख्य केंद्र बना हुआ है चर्चा का और इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि इस घर से पिछले साल 5 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और उनका स्कोर ऐसा था कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। जांच में इस प्रकार की बात भी सामने आई है कि पिछले साल भी इन्होंने पेपर खरीदा था, जिसके बाद परिवार के बच्चे पढ़कर उन्होंने अच्छा स्कोर किया और गवर्नमेंट कॉलेज से अभी एमबीबीएस कर रहे हैं। पर जो लोगों को बचाया जाता है और एक आम आदमी को परेशान किया जाता है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े खेल है, उनको तो बचाया जाता है और छोटे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। उधर इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मेरे युवा साथियों, आपका दर्द मेरा दर्द है, आपकी मेहनत मेरी मेहनत है, आपका भविष्य चुराने वालों को जवाब देना ही होगा। चाहे जितना वक्त लगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ये लड़ाई हम साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। एनएसयूआई आज दिल्ली में एनटीए ऑफिस के बाहर 500 से ज्यादा छात्रों के साथ 11 बजे प्रदर्शन करेगा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई एक्शन में है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी दोबारा परीक्षा के नए टाइम टेबल जारी कर दिए हैं, लेकिन परीक्षार्थियों के मन में अब भी भय है, और भय ये है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अब जो परीक्षा होगी इसमें वाकई कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि पारदर्शिता और निष्पक्षता के दावे तो इससे पहले भी हुए थे।